हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी सेकंड ग्रेड के स्नातक में जो ग्रामर है, स्नातक ग्रामर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने स्नातक ग्रामर का जो टॉपिक उठाया है वो है छंद। तो देखिए, इस छंद के वीडियो में हम सबसे पहले हम इसके अंग, कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों को समझेंगे। कितने अंग हैं? तो 7 अंग हैं। फिर उन अंग को हम पूरी विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि टॉपिक बहुत मोस्ट है और अधूरा वीडियो देखने का तो कोई फ़ायदा आपको कुछ होगा ही नहीं, कुछ लाभ मिलेगा ही नहीं जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। देखिए, 7 अंग कौन कौन से हैं। पहला है चरण, चरण जिसे कि पद या पाद कहते हैं। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा होता है संख्या और क्रम। चौथा होता है गण। और 5वां गति। 6वां अंग है यति, जिसे विराम भी कहते हैं। गति मीन्स क्या होता है गाइस? गति मीन्स होता है लय। लय होती है ना, उस लय को क्या बोलते हैं? गति। और यति मीन्स विराम। और 7वां होता है तुक। ठीक है, अब हम इन 7 अंगों को विस्तार से समझते हैं। तो हमने पढ़े चरण। जो देखिए, सबसे पहला था हमारा चरण। तो चरण में आप एक चीज़ ये देखिए कि चरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चरण 2 प्रकार के होते हैं। एक सेकेंड, इससे चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समचरण, दूसरा होता है विषम चरण। समचरण किसे कहते हैं गाइस? दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं और पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। ठीक है, अब आप जिसे नहीं पता होगा तो वो सोच रहा होगा दूसरा चौथा चरण क्या है। जैसे कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे अब आप आगे एग्जांपल देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अभी आपको बस इतना जो जो समझाते जा रहे हैं आप उसे समझिए कि समचरण किसे कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। ठीक है, और विषम चरण पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा के बारे में बात करें, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा केवल स्वर की गिनी जाती है, इसलिए जब भी हम उच्चारण करते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं? स्वर पे, क्योंकि स्वर क्या होते हैं? 11 स्वर, वही हमारी 11 मात्राएं होती हैं। तो स्वर को ही वर्ण माना जाता है। यहाँ देखिए, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है जब हम चरण को पढ़ रहे हैं, पद को पढ़ रहे हैं, कि उस स्वर में कौन सी मात्रा है, हाथ स्वर है या धीर स्वर की मात्रा लग रही है। हाथ स्वर, धीर स्वर जैसे आप आगे समझोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना देखना है कि किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगने वाला जो समय है उसको मात्रा कहते हैं। और स्वरों को ही, छंद शास्त्र में स्वरों को ही वर्ण माना जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, हाश और दीर्घ। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि सारी मात्राएं हमारी हाश और दीर्घ जब हम स्वर देखते हैं ना तो इसी के माध्यम से लगती हैं। हाश को लघु कहते हैं और दीर्घ को क्या पढ़ा जाता है? गुरु। अब आप दीर्घ और गुरु को आप ऐसे सोच रहे होंगे, आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा गाइस। देखिए, लघु वर्ण, लघु वर्ण के उच्चारण में जैसे मैं देखो आपको यही बताती हूँ। जैसे कि ये है राम। ठीक है ना। तो राम में आ का, बड़े आ का स्वर आ रहा है ना, ये तो ये क्या हो गया हमारा? दीर्घ। तो दीर्घ पे हमारी कौन सी आएगी मात्रा? ये गुरु की मात्रा आएगी। जब भी दीर्घ स्वर होगा तब हमारी गुरु की मात्रा आएगी। और जो गुरु की मात्रा होती है वो 2 गिनी जाती है। ठीक है, और माँ पे क्या आएगी? माँ लघु स्वर है तो माँ पे 1 मात्रा पाई। तो हम लघु स्वर के लिए खड़ी पाई का प्रयोग करेंगे और दीर्घ स्वर के लिए हम गाइस गुरु का यूज करेंगे। ठीक है, या तो अभी हमने देखी इसमें मात्रा लगाई है, तो इसमें मात्रा क्या है? गुरु और पाई। तो इसे हम गिनेंगे तो देखिए 2 और 1 3। अब पूछिए कि राम में मात्राएं कितनी है? तो राम में 3 मात्राएं हैं। ठीक है, कितनी मात्रा है राम में? 3 मात्राएं। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा, और आप और आगे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लघु वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। तो जो लघु उच्चारण क्या होते हैं? जो हमारे लघु स्वर होते हैं ना, आ ई उ, ये हमारे क्या है? लघु स्वर। तो जहाँ भी लघु स्वर यानी कि लघु वर्ण आपको लघु स्वर दिखाई दे, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? पाई का चिन्ह आएगा।
वहाँ गाइस कौन सा चिन्ह आएगा? पाई। जैसे अभी राम में लगाया था हमने, पाई का आएगा। और जहाँ भी दीर्घ मात्रा का दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर गुरु का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ क्या आएगा? गुरु। जैसे कि राम, आम, ठीक है ना। आम में क्या आएगा? आ पे क्या आएगा? गुरु। और माँ क्या है? लघु, तो माँ पे क्या आ जाएगा? पाई, है ना। मान, मानव कर लो, ठीक है। अब मानव में क्या आ जाएगा? माँ, माँ पे क्या है? दीर्घ है, तो माँ में क्या आ जाएगा? गुरु, लघु और लघु, ठीक है। क्योंकि मानव, ना भी हमारा लघु है और बा भी हमारा लघु है, तो क्या आ जाएगा? लघु लघु। तो कुल टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी? 2, 3, 4, 4 मात्रा हो जाएंगी, ठीक है गाइस। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना आपका क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, मात्रा में आपको लघु और दीर्घ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ हैं जो नियम है जो आपको ध्यान रखने होंगे मात्राएं लगाने में, और ये आपको अच्छे से याद भी करने होंगे। तो पहला नियम यह है कि जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता उसे वर्ण नहीं माना जाता। मतलब जो आधा स्वर होता है ना, जैसे मतलब संयुक्त व्यंजन है, जैसे आगे लिख दिया स्कूल। अब स्कूल में आप सोचो कि आधे सापे, अब जैसे हम मैं लिख के बताती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें स्कूल का तो कोई आएगा नहीं क्योंकि आधा स्वर है, तो इसमें क्या आएगा? कूल की मात्रा लगेंगी, तो कूल में क्या आ जाएगा? गुरु और लघु, इस तरह से। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती, जैसे कि सम्मान है, ठीक है। अब सम्मान में माँ आपका संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो माँ, इसमें हम आधे माँ को तो गिनेंगे नहीं इसमें, लेकिन माँ के आगे जो सा लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गुरु हो जाएगा। तो संयुक्त अक्षर की ये आपको ये नियम याद रखना है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो अक्षर है वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, ठीक है। चाहे वो लघु है, जैसे शाह लघु था, लेकिन अब इसकी वजह से सा क्या हो गया? गुरु हो गया। और माँ तो गुरु है ही, इसलिए गुरु होगा, और ना पे लघु आ जाएगा। तो क्या मात्रा हो जाएंगी? 2, 4, 5, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। चंद्र बिंदु और अनुस्वार को लघु तथा विसर्ग को गुरु माना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ भी चंद्र बिंदु है या अनुस्वार है, ये दोनों किस में आएंगे? लघु में आएंगे, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग किस में आएगा? गुरु में आएगा। अगर कहीं हलंत का प्रयोग किया गया है तो हलंत भी संयुक्त अक्षर की तरह, हलंत में भी जैसे कि हलंत है ना, तो उससे जो पहले वाला अक्षर है वो हमारा क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। देखो जैसे संयुक्त अक्षर में हुआ था ना, उससे सम्मान में उससे जो पहले वाला शब्द गुरु हो गया था अक्षर, इसी तरह से हलंत में भी जहाँ हलंत लगा हुआ है वहाँ उससे पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। तो ये सारे जो नियम हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तीसरा जो हमारा अंग था वो है संख्या और क्रम। संख्या और क्रम, वर्णों की मात्रा गणना को, वर्णों की जो मात्रा और मात्राओं की जो गणना है, जो हम काउंटिंग करते हैं कि जैसे हमने राम में गिने, ठीक है ना, तो कितने हुए थे? 2, 1, जिपाई आ गया तो गिने हमने, तो इन मात्राओं को हमने गिना तो कितना हुआ? 3। तो इसमें क्या लिखा है? वर्णों की जो मात्रा की जो गणना है, गणना को संख्या तथा लघु गुरु क्रम को निर्धारित करने को क्रम कहते हैं, ठीक है। जो वर्णों की मात्रा है उनको हम जो गणनों की संख्या करते हैं उस गणना को तो हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तथा लघु और गुरु के क्रम को निर्धारित वाले जो लघु गुरु से हम जो निर्धारित करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम क्रम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चौथा है गण। चौथा अंक क्या है? गण। देखिए गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। यह 3 वर्णों का समूह होता है। दूसरे शब्दों में इसे भी दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि लघु गुरु की नियत कर्म से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गाइस ये आपको मुक्तक छंद जब आप देखोगे कुंडलिया और छपाई, उसके अंतर्गत आपको ये समूह मिलेंगे, ठीक है। नगड़, भगड़, सगड़, ये सारे आपको उसके अंतर्गत मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। पांचवा अंग है हमारा गति।
गति का मतलब होता है लय। अब जैसे गाने हैं, जब तक उसमें लय नहीं होगी तो जब तक उस गाने में कोई मधुरता नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, गति का तात्पर्य है मधुरता लाने के लिए छंद में निश्चित वर्णों या मात्राओं तथा यति के प्रयोग से विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय निकाला जाता है। इसी संगीतात्मक लय को गति कहते हैं। तो गति का आपको तात्पर्य समझ में आ गया कि गति का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसमें लय के लिए। ठीक है, वर्णों या मात्राओं तथा यति के प्रयोग से ही विशेष प्रकार के क्या है, लय उसमें एक वो होती है। जैसे कि रही मन धागा प्रेम का, ये क्या है, ये गति है, लय। इसमें अगर जो लय नहीं होगी तो लय, पद में लय का होना जरूरी होता है ना, तो इसमें ये बोला गया है। लास्ट है यति या विराम। छंद पढ़ते समय एक नियमित समय पर जब सांस लेने के लिए रुका जाता है, इसी रुकने वाले स्थान को यति या विराम कहा जाता है। जैसे आपने विराम चिन्ह पढ़े हैं ना, तो वो साधारण छोटे छंदों में विराम स्थान अंतिम में होते हैं, जबकि बड़े छंदों में विराम स्थान बीच बीच में होते हैं। जैसे कि दोहा सोरठा में विषम चरण और समचरण। ये विषम चरण समचरण क्या है, जहाँ पर विराम चिन्ह लगे हुए हैं। तो जैसे पहले के आगे विराम चिन्ह लग गया तो तीसरे, तो क्या हो गया, ये विराम चिन्ह क्या है हमारे, ये सारे हमारे इसमें ये हमारे यति या विराम का काम करते हैं, रुकने को। ठीक है गाइस, तो इसमें हमने पढ़ा छंदों के बारे में कि छंद के अंग कितने हैं, उन अंगों को हमने विस्तार से समझा। अब हम आगे की वीडियो में छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि छंद कौन, हमारे जो जितने भी सिलेबस में सेकेंड ग्रेड सिलेबस में छंद है, उन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।